है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दो प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मेल का प्राइमरी ऑर्गन टेस्टिस और फीमेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी। ये सब हम बात कर चुके हैं, ठीक है। ये पिक्चर पूरा का पूरा समझ चुके हैं ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हो चुका है। स्क्रोटम की बात हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। टेस्टिस बॉडी के बाहर क्यों होता है? स्पर्म बनाने के लिए टेम्परेचर को मेंटेन करना है जो बॉडी से बाहर ही कितना चाहिए टेम्परेचर स्पर्म बनाने के लिए? बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए, ठीक है। इसीलिए वो बॉडी के बाहर पाया जाता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये पूरा स्क्रोटम के अंदर का पिक्चर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। दोनों टेस्टिस के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है स्क्रोटल सेप्टम, जो दोनों टेस्टिस को क्या करता है, अलग अलग बांटता है। उसके बाद हम लोग टीएस पढ़े थे, ठीक है, हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। तो उसमें हम लोग पढ़े थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है जहाँ पे स्पर्म बनता है, ठीक है। वो पूरा का पूरा रास्ता याद रखना, कहाँ पे स्पर्म बनता है और किस किस रास्ते से होकर के आगे जाता है, ठीक है। तो ये सब हम बात कर चुके हैं। इपीडिडाइमिस का बात किए थे, हो गया। इपीडिडाइमिस का क्या काम है? रोल ऑफ इपीडिडाइमिस इपीडिडाइमिस स्पर्म को कुछ दिनों के लिए टेम्पररी स्टोर करके रखता है और थोड़ा बहुत स्पर्म के मैच्योरेशन में भी हेल्प करता है। ये 2 काम है इपीडिडाइमिस का, याद रखना, बता चुके हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद भास डिफरेंस पढ़े थे, हो चुका है भास डिफरेंस। सेमिनल वेसिकल हो चुका है, ठीक है। उसके बाद सीमेन हम लोग पढ़ चुके हैं। सीमेन का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.3 to 7.5 के आसपास, ठीक है। उसके बाद ये पूरा का पूरा रास्ता पढ़े थे। फिर हार्मोन, थोड़ा सा हार्मोन का रोल पढ़े थे, किस तरीके से हार्मोन बनता है और वो स्पर्म बनाने में मदद करता है। उसके बाद पेनिस और यूरेथ्रा की तरफ हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े थे, ठीक है। और अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितना बजे आती है तुम लोग पढ़ने? अरे आ जाओ। कुत्ता आ रहा था तुम्हारे पीछे ये? ओ भाई साहब चलो ठीक है, देख लो कुछ बात लिखा हुआ है, इसको देख लो थोड़ा ढंग से। गेट लगाओ ना, हवा आ रहा बहुत। देख लो क्या लिखा हुआ है, तुम्ही लोगों को लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है। हिंदी में क्यों लिखा हुआ है समझ में आया ना? ताकि मुझे नहीं बताना पड़े, ठीक है। तुम लोग खुद समझ जाओगे वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। मुसीबत की इतनी औकात नहीं कि मेरे मेहनत की आंधी को रोक सके। मुसीबत आते जाते रहता है, ठीक है। क्या कर रहा है? कोई दिक्कत नहीं, इसको बोलते टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। थोड़ा सा आंधी का आंधी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि दोनों में बहुत फर्क है, लेकिन फिर भी हम इसको आंधी कह सकते हैं, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो याद रखना है, मुसीबत नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो कोई कोशिश करना है कि हम किसी को मुसीबत नहीं दे, वरना अकॉर्डिंग टू न्यूटन 3rd लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, मुसीबत विल बैक टू यू, ठीक है। मुसीबत तुम्हारी तरफ वापस आ जाएगा। तो ये याद रखना है, ठीक है। तुम किसी को मुसीबत दोगे तो तुमको मिलेगा, ठीक है। तो किसी को मुसीबत दे करके बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है। हालांकि इस दुनिया में सैडिज्म आदमी बहुत है। सैडिज्म मतलब क्या? हाँ, सैडिज्म नहीं, सैडिज्म आदमी का मतलब होता है वैसा इंसान जो दूसरे के दुख पर ज़्यादा खुश होता है, ठीक है। मान लो कि कोई आदमी बहुत टेंशन में है और वो टेंशन में है, ये देख करके हमको मज़ा आ रहा है, भले तुम्हारे साथ ये हुआ, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हम सैडिज्म टाइप का आदमी है, ठीक है। तो यदि कोई इंसान किसी दूसरे के मतलब दुखी से खुश होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि सैडिज्म टाइप का आदमी है। तो ये कभी नहीं भूलना, ठीक है, कि तुम्हारे तरफ वो रिटर्न कभी भी आ सकता है। ये इसको बोलते हैं कर्मा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ज़्यादा मज़े नहीं लेना है भाई साहब, कोई तुम्हारे मज़े भी ले सकता है। तो यही बात सब है, बाकी ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो इस पिक्चर को थोड़ा सा ढंग से समझना है। मेरे विचार से तुम लोगों को दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा पिक्चर दिख रहा है सबको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो इसको समझने का प्रयास करना, इस पिक्चर को पूरा देखो, ठीक है। हम समझाएंगे तो लोग समझना। ये देख लो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये पिक्चर बनाने आना चाहिए, ठीक है। बिहार बोर्ड 5 नंबर में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई साहब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तुम डायग्राम हमको बना के दिखा दो, लेबल डायग्राम, ठीक है। मतलब डायग्राम भी बनाना है और उसका नाम भी लिखना है। और यदि कह देगा कि उस डायग्राम को एक्सप्लेन करो, तब उस डायग्राम के बारे में जिस पार्ट को तुमने लेबल किया है उसको उसके बारे में थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा सबसे पहले हम डायग्राम समझने का प्रयास करते हैं। तो चलो भाई साहब समझो। देखो यहाँ पे 2 गोलाकार स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, एक ये वाला और एक इधर,
दोनों साइड दो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। क्या बोलेंगे? पिक्चर को गौर से समझो, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछ देगा, जहां पे हम जिसको ओवरी बोले हैं ना उसको एक्स लिख देगा, ठीक है, और एग्जाम में कहेगा कि जिस पार्ट को एक्स लिखा गया है उसका नाम और उसका काम लिखो, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में, तो याद रखना है। देख लो ये दो जो पिक्चर है जो लगभग थोड़ा सा गोलाकार है, पूरा नहीं है, इस पिक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ओवरी बोल रहे हैं। अब देखो इस ओवरी को देखो, ओवरी के ऊपर में ये पूरा का पूरा पाइप जैसा पिक्चर नजर आ रहा है ना, ये दिख रहा है दोनों साइड। देखो ये वाला पाइप, ये वाला पाइप और इधर भी ये वाला पाइप, देख लो ये दो पाइप नजर आ रहा होगा, सभी लोग स्क्रीन पे देखते रहना ठीक है। ये जो दो पाइप नजर आ रहा है ना, इस दोनों पाइप को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। कौन सा ट्यूब? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का ही दूसरा नाम है ओविडक्ट। कौन सा डक्ट? ओविडक्ट। ये बात याद रखना है, फैलोपियन ट्यूब का ही दूसरा क्या नाम है? ओविडक्ट नाम है। तो ये जो ओवरी के ऊपर में, ठीक है, ओवरी के बगल से जो दो पाइप गुजर रही है उस पाइप को हम लोग क्या बोल रहे हैं? फैलोपियन ट्यूब बोल रहे हैं। फैलोपियन ट्यूब का ही दूसरा क्या नाम है? ओविडक्ट नाम है। अब देखो ये जो फैलोपियन ट्यूब है ना, फैलोपियन ट्यूब पूरा का पूरा जो लंबा पाइप है उसको हम तीन भाग में बांट रहे हैं। कितने भाग में बांट रहे हैं? तीन भाग में बांट रहे हैं। देखो पिक्चर को गौर से देखो, सब कुछ अपने आप समझ में आएगा। ये जो पूरा का पूरा फैलोपियन ट्यूब है ना, उसको हम क्या कर रहे हैं? तीन भागों में बांट रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो ओवरी के सबसे नजदीक वाला पार्ट है, ठीक है सॉरी एक मिनट, हाँ, ये देखो ये ओवरी है ना, तो ओवरी का सबसे जो नजदीक वाला पार्ट है इसको बोलते हैं इनफंडिब्यूलम। क्या बोलेंगे? इनफंडिब्यूलम। देखो डायग्राम में देखो, मतलब हम फैलोपियन ट्यूब को तीन भागों में बांट रहे हैं और जो भाग ओवरी के सबसे नजदीक है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इनफंडिब्यूलम बोल रहे हैं। और जो बीच वाला हिस्सा है जो थोड़ा सा मोटा टाइप का होगा उसको हम एम्पुला बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एम्पुला। देखो ये एम्पुला हम लोग भास डिफरेंस में भी सुने थे ना, भास डिफरेंस में भी एम्पुला होता है और उसी एम्पुला से क्या जुड़ा रहता है? सेमिनल वेसिकल जुड़ा रहता है। याद करो वो दिन जब ये पढ़ाए थे, ठीक है। तो एम्पुला भास डिफरेंस में भी है और ये एम्पुला फैलोपियन ट्यूब में भी है। तो याद रखना है इनफंडिब्यूलम के बाद बीच वाला जो मोटा टाइप का थोड़ा रीजन होगा फैलोपियन ट्यूब का, उसको क्या बोलेंगे? एम्पुला। और इसी एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होगा। याद रखना, देखो ओवरी में जब स्पर्म मतलब ओवम बन जाएगा, ठीक है, तो वह ओवम कहां पे चला जाएगा? इसमें फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में, ठीक है, और वो वहां पे स्पर्म का इंतजार करेगा ओवम। जब स्पर्म आएगा तो वहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये बात याद रखना है, फर्टिलाइजेशन कहां पे होगा? फैलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन कहां पे होगा? फैलोपियन ट्यूब में। कहां? एम्पुला रीजन में। फैलोपियन ट्यूब में कहां? एम्पुला रीजन में। ये बात सब याद रखना है। तो ओवरी का जो सबसे नजदीक वाला पार्ट है उसको बोलेंगे इनफंडिब्यूलम। उसके बाद थोड़ा सा मोटा टाइप का पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? एम्पुला। और देखो सबसे जो अंतिम वाला पार्ट है उसको हम बोल रहे हैं इस्थेमस। क्या बोल रहे हैं? इस्थेमस। देखो ये जो पिक्चर दिख रहा है ना, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं ये यूट्रस है। क्या है यार? ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना बीच में, इसको हम क्या बोल रहे हैं? यूट्रस बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यूट्रस है ये। तो यहाँ पे ये जो इस्थमस है ना, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि फैलोपियन ट्यूब का जो भाग यूट्रस से सटा होता है, देखो ना यहाँ पे यूट्रस है और इस यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब का जो हिस्सा सटा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? इस्थमस। तो इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं कि भाई जो यूट्रस के सबसे नजदीक है उसको इस्थमस बोलेंगे, या ना ओवरी के तुलना में कहना है तो ये कह लो कि ओवरी से जो सबसे दूर वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? इस्थमस बोलेंगे। तो ये सब पूरा क्लियर डायग्राम याद रखो, ठीक है, कि इस्थमस कौन है? जो यूट्रस और जो यूट्रस को जोड़ता है। एम्पुला कौन है? जो इस्थमस के बाद बीच वाला है। इनफंडिब्यूलम कौन है? जो सबसे अंतिम वाला है, जो ओवरी के नजदीक में है। अब देखो इस इनफंडिब्यूलम को देखो, इनफंडिब्यूलम को तुम गौर से देखोगे ना तो यहाँ पे तुमको कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा, अंगुली जैसा स्ट्रक्चर आ रहा है नजर। देख लो ये वाला पिक्चर, ठीक है। इनफंडिब्यूलम आगे चल के अंगुली जैसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है, इसको बोलते हैं फिम्ब्रिये। क्या बोलेंगे? फिम्ब्रिये। याद रखना ये फिम्ब्रिये है। अब इस फिम्ब्रिये का क्या काम है? देखो जब ओवरी ओवम बनाएगा ना तो ये ओवम को कलेक्ट करने का काम करता है, यानी कि ओवरी में जब ओवम बन जाएगा तो ये फिम्ब्रिये क्या करेगा? ये फिम्ब्रिये ओवम को पकड़ के फैलोपियन ट्यूब में ले जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना है कि ये जो फिंगर जैसा पिक्चर तुमको नजर आ रहा है ना, ये फिम्ब्रिये है। और फिम्ब्रिये का क्या काम है? जब ओव्यूलेशन के द्वारा ओवम रिलीज होता है तब उस ओवम को कैप्चर करने का काम करता है, ठीक है, पकड़ करके और फैलोपियन ट्यूब में भेजने का काम करता है। तो हम लोग
ओवरी के बारे में जान लिए, ठीक है। देखो इस ओवरी को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल, ये बात हम बता चुके हैं, यानी कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल, ठीक है। और मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? टेस्टिस। तो याद रखना है ये ओवरी ओवम बनाने का काम करता है और कुछ हार्मोन्स भी बनाते हैं। हम बाद में बात करेंगे ओवरी के बारे में डिटेल में, ठीक है। अब देखो ओवरी के बारे में हम लोग जान लिए, फैलोपियन ट्यूब के बारे में थोड़ा अच्छे से जान चुके हैं, और ये बीच वाला पिक्चर यूट्रस है, हम ये भी बता दिए है। अब देखो ये जो यूट्रस है ना, यूट्रस का जो वॉल होता है, ये देखो पूरा यूट्रस का दीवार है इतना मोटा। इस पिक्चर को देखो, ये जो है ना पूरा का पूरा इतना मोटा जो तुमको दिख रहा है, ठीक है, ये यूट्रस का दीवार है, यूट्रस का वॉल है, ठीक है। तो यूट्रस का जो वॉल होता है ना, वो 3 लेयर से बना होता है। कितने लेयर से? 3 लेयर से। ये बात याद रखना है, यूट्रस का जो वॉल है वो कितने लेयर से बना होगा? 3 लेयर से बना होगा। जो सबसे अंदर वाला है, ठीक है, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। कौन सा मेट्रियम? एंडोमेट्रियम। याद रख, ये नाम याद होना चाहिए, एंडोमेट्रियम। यूट्रस का जो सबसे अंदर वाला पार्ट लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोमेट्रियम। जो बीच वाला है उसको क्या बोलेंगे? मायोमेट्रियम। जो सबसे बाहर वाला है उसको क्या बोलेंगे? पेरीमेट्रियम। ये बात याद रखना है कि यूट्रस है और यूट्रस में ही बच्चा रहता है, मालूम है ना। इसको बचगानी बोलते हैं, ठीक है। गर्भ वॉर्म भी बोल देते हैं इसको कभी कभार, ठीक है। गांव घर में इसको लोग बचगानी बोलता है, ठीक है। तो ये जो यूट्रस है, तो यूट्रस का 3 लेयर है, यूट्रस की वॉल का 3 लेयर है। सबसे अंदर वाला एंडोमेट्रियम, बीच वाला पेरीमेट्रियम और सबसे बाहर वाला बीच वाला मायोमेट्रियम और सबसे बाहर वाला पेरीमेट्रियम, ठीक है। अब देखो तुम लोगों ने पहला चैप्टर में ना मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा। इस चैप्टर में हम थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। हम थोड़ा सा पिछले वाला बात याद दिला रहे हैं कि देखो जब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़े थे ना, तो वहां पे बताए थे ना कि यूट्रस का जो वॉल है वह वॉल क्या होता है? टूट करके और बाहर आता है, तो वो एंडोमेट्रियम ही टूट करके बाहर आता है, ठीक है। यूट्रस का 3 लेयर है यूट्रस के वॉल का, जिसमें सबसे अंदर वाला एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम नया नया मसल्स बनाने लगता है, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वह नया नया मसल्स टूट करके वेजाइना के थ्रू बाहर आएगा। उसको क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो याद रखना मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूट्रस का एंडोमेट्रियम शामिल होता है, ठीक है। तो यूट्रस के बारे में बता चुके हैं। यूट्रस है, यूट्रस की 3 वॉल की 3 लेयर्स है। पहला सबसे अंदर वाला एंडोमेट्रियम, उसके बाद मायोमेट्रियम, सबसे बाहर वाला पेरीमेट्रियम, ठीक है। अब देखो उसके नीचे में देखो, ये जो है तुम्हारा वेजाइना, ठीक है। ये सबसे नीचे वाला जो तुमको ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, ये वेजाइना है। क्या है? वेजाइना। 10वीं क्लास में तुम बिहार बोर्ड वाला बच्चा इसको योनि पढ़ा होगा, ठीक है। वेजाइना को हिंदी में क्या बोलते हैं? योनि बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, ये वेजाइना हो गया। तो अब देखो वेजाइना के ऊपर मतलब यूट्रस, देखो ये यूट्रस है, ठीक है, और ये क्या है? वेजाइना है। यूट्रस और वेजाइना के बीच में ये जो बहुत ही पतला सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, पतला सा रास्ता, ठीक है, इसको बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलेंगे? सर्विक्स। तुम लोगों ने कभी नाम सुना होगा सर्विक्स कैंसर का, ठीक है। सर्विक्स कैंसर का नाम सुना होगा तुम लोगों ने कभी, ठीक है। नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर्विक्स याद रखना है, यूट्रस और वेजाइना के बीच में जो बहुत ही पतला सा रास्ता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं। अब देखो ये पूरा का पूरा रास्ता तुमको फिर से याद होना चाहिए। जैसे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरा का पूरा स्पर्म जाने का रास्ता याद किया था ना, उसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी स्पर्म जाने का रास्ता याद करो। देखो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, जब कॉप्यूलेशन होगा, तो सीमेन कहां पर आएगा? वेजाइना में, ठीक है। ये बात याद रखना है। पेनिस वेजाइना में सीमेन और स्पर्म को रिलीज कर देगा, ठीक है। अब देखो जब इस वेजाइना में स्पर्म रिलीज हो जाएगा, ठीक है, तो स्पर्म आगे बढ़ेगा। वेजाइना के बाद वो सर्विक्स होते हुए यूट्रस में जाएगा। अब देखो जब यूट्रस में स्पर्म आएगा तो स्पर्म के पास 2 का रास्ता है कि दाहिना साइड वाला में जाए कि बामा साइड वाला में जाए, ठीक है। तो अब दोनों में से कोनो ओवरी ओवम बना सकता है ना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है? दोनों बना देगा। जब दोनों बना देगा तो जुड़वा बच्चा पैदा होगा, क्योंकि ओवरी जितना बनेगा उतना फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि स्पर्म का थोड़ी कमी है। स्पर्म तो करोड़ों की संख्या में जाइए रहा है, और एक ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए एक स्पर्म काफी है, ठीक है। तो स्पर्म तो करोड़ों की संख्या में है, मतलब जितना ओवम बनेगा 100 फर्टिलाइज हो जाएगा। तो यदि दोनों ओवरी 2 ओवम बना दिया, ठीक है, तो जुड़वा बच्चा पैदा हो जाएगा, ठीक है, दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन मान लो मैक्सिमम केसेस में एक ओवरी एक बार में ओवम बनाता है, ठीक है। तो मान लो कि दाहिना साइड वाला ओवरी ओवम बना के बैठा हुआ है, तो स्पर्म को थोड़ी मालूम है कि दाहिना साइड है, ठीक है। तो वो क्या करेगा? आधा स्पर्म इस साइड चला जाएगा, आधा स्पर्म इस साइड चला जाएगा। तो देख आधा स्पर्म तो ऐसे ही बर्बाद हो गया, ठीक है। तो जब स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए फीमेल के बॉडी में जाता है तो मेल गैमेट्स बहुत ज्यादा नुकसान होता है, मेल गैमेट्स का। इसीलिए मेल गैमेट इतनी बड़ी संख्या में बनता है। ये बात हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, ठीक है। हाँ हाँ वो हम पढ़ेंगे, जब फर्टिलाइजेशन पढ़ाएंगे ना तब। देखो जैसे मान लो 2 ओवरी है, मतलब 2 ओवम है, और दोनों ओवम यदि एक ही स्पर्म से फर्टिलाइज हो गया तो सेम टू सेम बच्चा पैदा होगा, ठीक है, क्योंकि ओवम भी सेम था, ठीक है, और
ये स्पर्म भी सेम है, तो वहाँ पे होता है आइडेंटिकल क्वींस, मतलब ट्विंस, ठीक है। जो बच्चा पैदा होगा वो सेम टू सेम होगा। यदि दो अलग अलग स्पर्म से दोनों फर्टिलाइज हुआ, ठीक है, तो फिर वो अलग अलग ढंग का बच्चा हो जाएगा, ठीक है। जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तब वहाँ से पढ़ेंगे। वैसे इसमें एक टॉपिक है ट्विंस बेबी, ठीक है, जुड़वा बच्चा, उसमें बताएंगे, ठीक है। तो याद रखना, यदि दो ओवम अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज हो रहा है, ठीक है, तो क्या बनेगा अलग अलग जुड़वा बच्चा, मतलब दोनों एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यदि दोनों ओवम एक ही स्पर्म से फर्टिलाइज हो गया, ठीक है, तो दोनों जो बच्चा होगा एग्जैक्ट सिमिलर होगा। एग्जैक्ट सिमिलर मतलब तुमको देखने में पूरा लगेगा कि दोनों सेम है, लेकिन एग्जैक्ट सिमिलर दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। थोड़ा ना थोड़ा सा अंतर रहबे करता है, उसका फिंगर नहीं मैच करेगा, उसका रेटिना मैच नहीं करेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ अंतर रहबे करेगा, लेकिन वो देखने में उसका मॉर्फोलॉजी लगभग सेम होगा। पता नहीं चलेगा कौन राम है और कौन श्याम है, ठीक है। तो किसी को राम श्याम कह दो, ठीक है। तो चलो अपने लोगों को तो बस राम श्याम कहना है, ठीक है, वही ना, गड़बड़ हो जाएगा शादी ब्याह में चेंज कर लेगा, ठीक है। चलो, तो इतना पिक्चर, ए लड़का लोग, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इतना